आज तक के गुजरात पंचायत के सबसे खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हर चुनाव बहुत अहम होता है, लेकिन गुजरात का ये चुनाव खासा ऐतिहासिक इस वजह से है कि अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीतती है तो पश्चिम बंगाल का सीपीआईएम का वो रिकॉर्ड जिसमें वाम मोर्चे की 7 बार सरकार बनी, उसकी बराबरी होगी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 5 बार ज्योति बसु के साथ और 2 बार बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ सीपीआईएम ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। क्या उस कीर्तिमान की बीजेपी बराबरी कर पाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां अहमदाबाद में मौजूद हैं बीजेपी के शहंशाह, देश के गृह मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अमित भाई शाह का। पूरी तरह से इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे पड़े हैं। देर रात तक कमलम में खुद बैठे थे, किसी का दिल का दर्द, किसी का सर दर्द ठंडा करने में लगे हुए थे और काफी हद तक इन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस हैं, क्योंकि सवाल यह कि क्या बीजेपी अपने कीर्तिमान को तोड़ेगी, गुजरात के सीट शेयर के कीर्तिमान को तोड़ेगी, या फंस के एक बार फिर से जीतेगी। इन सब चीजों पर चर्चा होगी। अमित शाह साहब, स्वागत है आपका आज तक के इस मंच पे। सबसे पहले यह बताएं कि इस वक्त का गुजरात का आपके हिसाब से राजनीतिक तापमान क्या है? 2002 में 127 सीटें, फिर 117, फिर 115, फिर 99। इस वक्त आपको गुजरात का पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसा लग रहा है? देखिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर तो बढ़ना ही चाहिए। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो सभी दलों ने, सभी पार्टियों ने अपने अपने विचार, अपने अपने एजेंडा, अपने अपने विचारधारा को लेकर लोगों के बीच में जाना ही चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम लोग भी जाएंगे, परंतु जहां तक परिणाम का सवाल है, मैं पूर्णतः विश्वस्त हूं कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्डों को तोड़कर एक नए कीर्तिमान बनाएगी। इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले कुछ दिनों से हमें गुजरात में यात्रा करने का मौका मिला, जामनगर, द्वारका, सूरत, अहमदाबाद के इर्द गिर्द, और एक सेंस ये बनी कि जो मिडिल एज लोग हैं उन्होंने चूंकि कांग्रेस का शासन देखा था तो उनको दिखता है कि अगर कांग्रेस रहती है तो क्या दिक्कतें रहती है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है गुजरात की, उसने केवल आप ही को देखा है 27 साल में, उसने किसी को नहीं देखा। और क्या आपको ये चिंता है कि एक तरीके से लोगों को लग रहा है कि कुछ नया करके देखा जाए? ये एक फीलिंग कि इतने साल से इनको देखा है, वो क्या एक बेचैनी की भावना आपको कहीं नजर आती है? मुझे लगता है राहुल जी, आप ज्यादातर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों को मिले हो, नहीं। गुजरात के युवाओं को नहीं मिले हो। ये बात निश्चित है कि कांग्रेस का शासन गुजरात के युवाओं ने नहीं देखा है, परंतु ये भी है कि गुजरात के युवाओं ने कांग्रेस की देश में सरकार देखी है, जिस सरकार ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, देश की सुरक्षा व्यवस्था को छिन्न विछिन्न कर दिया। और इसके बाद 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी देख रही है, जिसने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उठाकर रख दिया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश के संस्कृति के ध्वजवाहक बनकर पूरी दुनिया के अंदर भारत का सर ऊंचा करना, भारत के गौरव को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक गुजरात के युवाओं ने भली भांति देखा है। और दूसरी बात, गुजरात के युवाओं को आप कम मत आंकिए। नजर से नहीं देखते हैं, मगर रिकॉर्ड पर नजर दी है। यहां पर गुजरात के युवाओं को पूरी तरह से मालूम है कि यही गुजरात है जहां कांग्रेस के शासन के अंदर 365 दिन में से 250 दिन से ज्यादा कर्फ्यू रहा करता था। यही गुजरात है जिसमें मैंने मेरी आंख से देखा है, पोरबंदर जिले की हद जहां शुरू होती थी, वहां दबंगों ने एक बोर्ड लगा दिया था, यहां से पोरबंदर जिला शुरू होता है, कानून और व्यवस्था की सीमाएं यहां पर समाप्त होती है। नोटिफिकेशन आज भी गुजरात सरकार के साइट पर उपलब्ध है। नोटिफिकेशन कर गुजरात सरकार ने, कांग्रेस की जब सरकार थी तब पोरबंदर और कच्छ में जेलों को बंद करना पड़ा था, क्योंकि वो जेल चलाने की स्थिति में ही नहीं थे। जेल का पूरा कब्जा
कैदियों ने ले लिया था। ये परिस्थिति से गुजरात की जनता या गुजरात का युवा कोई अवगत नहीं है। ये नजदीक के भूतकाल की बात है, 20 साल पहले की, कि यहां पर दिन में 7 घंटा बिजली मिलती थी। आज यहां 24 घंटा बिजली हर गांव में मिलती है और लगभग 16 साल से मिलती है। गुजरात का युवा बहुत अच्छे से इसको जानता भी है, पहचानता भी है, और गुजरात के युवा को मालूम है कि भविष्य किसके साथ जुड़ा हुआ है उसका। आपके हिसाब से इस चुनाव में भाजपा का विरोधी कौन है? आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी, जो कि अब अपनी जगह बनाने? देखिए, हम हमारे सकारात्मक मुद्दे लेकर चुनाव में जा रहे हैं। 27 साल से हम यहां पर शासन में है। 27 साल में गुजरात को हमने परिवर्तित किया है, गुजरात के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है, और अगले 10 साल का रोड मैप भी हमारे पास है। तो हम किसी का विरोध करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे रोड मैप के आधार पर और हमारे पास्ट रिकॉर्ड को, दोनों को मिलाकर गुजरात की जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, फिर से एक बार आशीर्वाद लीजिए। ये डबल इंजन सरकार बची कुची जो कोई भी कसर है, इसको समाप्त कर कर समग्र देश के अंदर गुजरात को 1 नंबर का राज्य बनाएगी, जो बन चुका है, और उसको लंबे समय तक ये स्थिति को बनाने के लिए हम एक बहुत बड़ी नींव डालने का काम कर देंगे। आगे के रोड मैप की बात करते हैं। अब तक का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद अब यहां से आप गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? नए आइडियाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के क्या है? क्या उम्मीद की जाए अगर एक बार फिर से आपको मौका मिलता है सरकार में? देखिए, जहां तक आगे के रोड मैप का सवाल है, वो कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल के अंदर गुजरात के अंदर विकास अहमदाबाद मुंबई हाईवे की दोनों ओर ही सिमट कर रह गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात के अंदर 9 हाईवे बनाए और विकास को हर जिले के अंदर टेक्निकल तरीके से पहुंचाने का काम। जब हाईवे पहुंचता है तो विकास पहुंचता है। हर यात्रा धाम को रोड से जोड़ा, हर पोर्ट को रोड से जोड़ा, और गुजरात के सभी नाकों को रोड से जोड़कर हमने गुजरात के अंदर एक विकास का माहौल बना है। मोदी जी ने जिस प्रकार से यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाए हैं, आज न केवल गुजरात, देश भर के बच्चे यहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखला लेकर अपनी कैरियर को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। और स्टार्टअप की जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया है, ढेर सारी पॉलिसियां बनाई है, वो सारी पॉलिसियों के इंप्लीमेंटेशन के लिए यहां पर एक बहुत अच्छा तंत्र हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, जिस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली है। और ये सारी चीजें गुजरात की जनता को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। गुजरात में बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां बैंक नहीं है, और उसमें भी बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। अब ये पूरा जो इकोसिस्टम बना है, वो इकोसिस्टम पर गुजरात के अर्थतंत्र को, गुजरात की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम अब शुरू होने वाला है। सर, जब गुजरात में साधारण तौर पे लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में होती है, जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तब 1990 में जब लास्ट टाइम हुआ था, तब एकदम ही अजीब सा रिजल्ट आया था। इस लड़ाई को आप कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के तौर पे देखते हैं या त्रिकोणीय लड़ाई के तौर पे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि यह बात सही है कि जैसे एक दफा पहले हो चुका है, जब 3 पार्टियां होती हैं तो रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है? अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं होता, हर बार हम चुनाव जीते हैं। 90 के बाद एक भी चुनाव, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। हर बार हमें गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और ऐसा नहीं है कि त्रिकोणीय जंग भी पहली बार हो रहा है। त्रिकोणीय जंग दिखाई पड़ता है, जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा त्रिकोणीय जंग था या नहीं था। परंतु दिखाई पड़ने वाला त्रिकोणीय जंग गुजरात में निकट भूतकाल के अंदर 2 बार हुआ। शंकर सिंह वाघेला ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, श्री केशुभाई पटेल ने भी अपनी पार्टी बनाई थी। इसके पहले चीमन भाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई थी। कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, रतुभाई अदानी ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी। चारों बार गुजरात की जनता ने द्विपक्षीय जंग को ही सर्टिफाइड किया, थप्पा लगाने का काम किया। और इस बार भी मैं स्पष्ट मानता हूं कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है।